Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. तो अब हम देखने वाले हैं फंक्शन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टर्म। ज़्यादातर एग्जाम में देखा नहीं जाता है मगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि डिफाइन डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। अभी अभी अब जो हमने बोला था कि अगर हम बात करें, अगर मीनिंग ही देख लेते हैं साथ में, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी बोला इसी तरह से जाएगा, इज अ फंक्शन। फंक्शन अगर दिया जाए तो हमने अभी अभी बोला था कि पहले सेट को कहा जाता है डोमेन, दूसरे सेट को कहा जाता है कोडोमेन। सिंपल सा पार्ट है। सो देन set A is called domain of the function, जो भी फंक्शन हो, यानी अगर यहाँ पे f है तो डोमेन का d लिया जाता है, सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है f, यानी इसके साथ लिखा जाता है इट इज डेनोटेड बाय डोमेन ऑफ द फंक्शन, इट इज डेनोटेड बाय d सबस्क्रिप्ट f। अगर फंक्शन में f की जगह पे g यूज किया हो तो लिखा जाता है d सबस्क्रिप्ट g, h हो तो d सबस्क्रिप्ट h, यानी डोमेन के नीचे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जिस किसी भी फंक्शन से रिलेटेड वो डोमेन हो, जिसका भी डोमेन हो उसका सबस्क्रिप्ट हम मेंशन करते हैं। सो इट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन f। सिंपल सा डेफिनेशन है। पहला सेट यानी डोमेन और दूसरा जो सेट है उसे कहा जाता है कोडोमेन। तो कोई वैसे कष्ट की कोई बात है नहीं। अगर अलग से सेपरेट डेफिनेशन पूछी जाए, यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा, अगर साथ में ही पूछिए दोनों डेफिनेशंस तो आपको दोनों के बारे में ये सेंटेंस पहला लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है कनेक्टेड है डेफिनेशन, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। मगर अगर डेफिनेशन अलग से पूछे तो कैसे लिखना पड़े, तो ये आपको पहली कंडीशन फिर से मेंशन करनी पड़ेगी, यानी मैं इसी लिहाज से ये फिर से लिख रहा हूँ। बाकी अगर साथ में पूछा जाए तो आप इस सेंटेंस को मर्ज करके भी लिख सकते हो, यानी set A is called domain of the function, it is denoted by df, and set B is called codomain of the function। इसी तरह से एक टाइटल में पूछा जाए तो सीधा आप लिख सकते हो, मगर अलग से पूछे जो कि चांसेस बहुत कम है, कोडोमेन ज्यादातर ऐसे पूछते नहीं है, a to b is a function, then set B is called codomain of the function। वैसे एग्जाम में कम पूछा गया है ये हिस्सा, मगर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर तो कोई भी क्वेश्चन मैटर करता है। ओके, तो अब हमें आगे बढ़ना है। अब एक खास ध्यान रखना है, जैसे हमें पता है यहाँ पे डोमेन में सबस्क्रिप्ट यूज करके उसका नोटेशन हमारे पास है, ज्यादातर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और आपने शायद 11 में भी ऑब्जर्व किया होगा कई स्टूडेंट्स इसका नोटेशन खुद बना देते हैं। कोडोमेन के अंदर कोई नोटेशन नहीं है, कोडोमेन में फिर सी सबस्क्रिप्ट एफ लिख के नया नोटेशन बना देते हैं। तो खास ध्यान रखना है कि डोमेन का नोटेशन डी सबस्क्रिप्ट एफ है, कोडोमेन का सी लेके सी सबस्क्रिप्ट एफ मत लिखिएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम मैथमेटिशियन बन जाएंगे अगर आप खुद नया नोटेशन बनाते हो तो, और उसमें मार्क्स तो मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये नोट करिएगा खास। तो ये दो डेफिनेशंस के बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछी जा चुकी है वैसी डेफिनेशन, जिसे कहा जाता है रेंज ऑफ द फंक्शन। गुजराती मैंने विस्तार कहवाय છે। अगर गुजराती की बात करें थोड़ा घना, अगर गुजराती की बात करें, घना બધા વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતી મીડિયમમાં પણ હતા આગળ 11 12 માં, તો 11 માં આ વ્યાખ્યામાં આને કહેવાય છે પ્રદેશ, વિધેયનો પ્રદેશ, અને કહેવાય છે વિધેયનો સહપ્રદેશ, અને આને કહેવાય છે વિધેયનો વિસ્તાર। पूरा डिटेल में आप ये 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर देख चुके हो, फंक्शन या विधेय अगर गुजराती में कहे तो वैसे 2 साल के ऊपर टाइम हो चुका है, इसीलिए थोड़ा डिटेल में रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि आपने उस टाइम पे कैसे किया वो मुझे पता है नहीं। तो अब इसकी डेफिनेशन के अंदर भी, यानी तीनों की अगर डेफिनेशन बात करें, डोमेन हो, कोडोमेन हो, चाहे वो रेंज हो, हर एक तीनों डेफिनेशन के लिए पहली लाइन कॉमन है। आप फंक्शन में डोमेन कब डिफाइन कर पाओगे, कोडोमेन कब डिफाइन कर पाओगे, या रेंज कब डिफाइन कर पाओगे, जब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो है वो फंक्शन बने। अगर वो फंक्शन नहीं है तो उसके लिए ये तीनों डिफाइन करना मुश्किल होगा। ठीक है, यानी हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो अब अगर हम बात करें तो रेंज के बारे में पहली लाइन वही रहती है
बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। इफ f फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन। अब रेंज क्या है, आपके पास यहाँ पे फंक्शन में दो ही चीजें थी। नोटेशन हमारे पास है सेट a जिसका नाम तो हमने डोमेन दे दिया, सेट b जिसको हमने कोडोमेन दे दिया। तो अब ये रेंज कहाँ से आएगा, और रेंज कયું प्राणी છે બરાબર, ક્યાંથી આવ્યું, કઈ રીતે મળશે, कैसे मिलेगा। तो वो थोड़ा सा डेफिनेशन देखने के बाद एक एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं। तो जब वो एग्जांपल आप ऑब्जर्व करोगे, मुझे पता है थियरी थोड़ी क्रिटिकल होती है, हमारे लिए थियरी पढ़ना भी थोड़ा बोरिंग होता है, मगर ये पूछा भी जाता है। अब तक जो हमने डेफिनेशन देखी, फंक्शन देखा, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, उसमें फंक्शन मोस्ट आईएमपी है, कई बार पूछा जा चुका है, एंड रेंज भी कई बार ऑब्जेक्टिव में, कई बार डेफिनेशंस रखते हैं जब यूनिट नंबर 1 के अंदर, तब ये मोस्ट फेवरेट माना जाता है। ठीक है, तो थियरी भी जरूरी है, थियरी आपका बेस रहता है, बाकी एग्जाम्पल तो हम सब आउटस्टैंडिंग तरह से करते ही हैं और उसमें फुल मार्क्स आपको मिलते भी हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें इफ f फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन, देन द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, थोड़ा सा समझने में कष्ट होगा मगर डोंट वरी, मैं पहले लिख लेता हूं, फिर एक एग्जांपल यहां पे समझाऊंगा, तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर मैं स्टूडेंट हूं और इतना पहली बार पढ़ रहा हूं तो मुझे भी कुछ समझ में आएगा नहीं, डोंट वरी, थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं फिर एग्जांपल देखते हैं। यानी रेंज ऑफ द फंक्शन, और उसका नोटेशन समझ लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गैस करना चाहो तो कर सकते हो, जैसा डोमेन में था, जैसा कोडोमेन में नहीं था, वैसा रेंज में है। यस, डिनोटेड बाय आर सबस्क्रिप्ट एफ, और दूसरा नोटेशन है इसका एफ ऑफ ए, कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है एफ ऑफ ए। क्यों ये एफ ऑफ ए वाला नोटेशन है वो भी हमें अभी अभी देखना है इसी के साथ एग्जांपल में। तो डोमेन कोडोमेन वाला हिस्सा मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, और ये डेफिनेशन नीचे इसीलिए लिखिए ताकि आपको एग्जांपल में समझाऊं, तो साथ साथ में ये पूरा हिस्सा भी इजीली समझ में आ जाए। तो अब इसका एक एग्जांपल जो अभी हमने लिया था वही लेने वाले, कि हमने लिखा था आगे फंक्शन के एग्जांपल के अंदर fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, वहां पे हमने फंक्शन भी मेंशन किया था f फ्रॉम a टू b, मगर वो हमने ये नहीं कहा था कि a एंड b वहां पे क्या है। ठीक है, तो वो अब क्लियरली यहाँ पे मेंशन करने वाले। हमने बोला था fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सेट a को हमने कहा हुआ है डोमेन, वो अभी क्लियर है। सेट b को हमने कहा हुआ है कोडोमेन, वो भी क्लियर है, मगर a b है क्या, तो अगर डिफाइन करें, एग्जाम में आपको ऐसे फंक्शन खुद कभी नहीं बनाना होता, वैसे इस टाइप के सम भी आपके कैलकुलेशन में नहीं है सिलेबस में, अकॉर्डिंग टू द गुजरात यूनिवर्सिटी सिलेबस। फिर भी हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में फंक्शन का कनेक्शन है, तो कभी कभी कुछ पेपर सेट करने वाले पूछ भी लेते हैं। तो सेट ए की अगर बात करें तो 1, 2 एंड 3 तीन वैल्यू है डोमेन सेट में, और उससे रिलेटेड सेट बी की बात करें तो बी सेट के अंदर होगा ये हिस्सा। ठीक है, तो पहला सेट उन्होंने दिया हुआ है, या क्वेश्चन आप अज्यूम कर सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा मैंने ही खुद सेट किया हुआ है। ठीक है, तो पहला सेट है ए, दूसरा सेट है बी। ए सेट को कहा जाता है डोमेन, जैसे हम डिफाइन करते हैं वैसे। अब रेंज जो है वो क्या है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन दिया गया है, आगे जो हमने एग्जांपल लिया रोल नंबर्स का, उसके अंदर नेम्स ऑफ द स्टूडेंट एंड रोल नंबर, उसके बीच में सीधी रिलेशनशिप थी, हम पहले कह चुके हैं। ऑब्जर्वेशन कर सकते हो सीधा कि पर्सन है तो रोल नंबर होगा ही वहां पे, मगर यहाँ पे रिलेशनशिप जो दी गई है वो मैथमेटिकली है, यानी x जो है वो x की जगह पे आपको वैल्यू रखनी है सेट a में से। यानी हम क्या करेंगे 1 by 1, तो हमारे पास सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है 2x प्लस 3। 11th में ये एग्जाम्पल में भी पूछा जाता है। यानी हम क्या करेंगे, तो सेट a में से जो हमारा डोमेन सेट है उस सेट में से 1 by 1 x की वैल्यू रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 इन f ऑफ x, यानी fx के अंदर f ऑफ x यानी फंक्शन के अंदर हम 1 रखेंगे, जहां x दिख रहा है वहां। कहां x, तो यहां और यहां x, जहां जहां x है वहां वहां आपको x की जगह पे रखना है 1। सो बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1 वी गेट
कृपया ध्यान दें, x इधर है खाली, आगे वाले 2, 3 एंड प्लस उनमें से किसी को भी चेंज नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो x की जगह में ब्रैकेट कर लो, बाकी सभी चीजों को लिख लो और फिर आपको जो भी नंबर रखने हैं सीधा अंदर उसके सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यानी टेक्निकली कहे तो हमने x की जगह पे 1 रखा, यानी 2 + 3 यानी हमें मिला 5, यानी वैल्यू रखने के बाद जो आउटपुट मिला 5 उसे कहा जाता है इमेज। टेक्निकल यहाँ पे अगर हम कहने वाले हैं इमेज, यानी हमें सेट ऑफ ऑल इमेजेस बनाना है। कौन से सेट ऑफ ऑल इमेजेस बनेंगे, किसमें से, तो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डोमेन के जो एलिमेंट्स है उसमें से जो इमेज मिले, यानी डोमेन की पहली वैल्यू डोमेन सेट की पहली वैल्यू 1 थी, वो रखने के बाद मुझे आउटपुट या आंसर या इमेज, आउटपुट कह सकते हो, आंसर कह सकते हो, इमेज कह सकते हो, मैथमेटिकल वर्ड है इमेज, तो वो इमेज क्या मिली 5। तो मेरा रेंज ऑफ द फंक्शन है, अगर मैं उसे बनाना चाहूं, अगर मुझे रेंज ऑफ द फंक्शन लिखना है तो रेंज ऑफ द फंक्शन, अभी सेट पूरा नहीं बनेगा, हम 1 बाय 1 एक एक वैल्यू से रिलेटेड ऐड करते जाएंगे। रेंज ऑफ द फंक्शन आर एफ इज इक्वल टू, पहली वैल्यू हमें क्या मिली 5, हमें पूरा सेट बनाना है, जितनी भी वैल्यू सेट में दी जाए 1 बाय 1 रखते जाओ। यानी अगर हम दूसरी वैल्यू रखने जाए कि पुट x इज इक्वल टू 2 इन एफ ऑफ एक्स, जहां जहां x दिख रहा है अगेन आपको 2x की जगह पे ऑब्जर्व करना है। फिर अगर लग रहा है डाउट तो मैंने जैसे कहा वैसे x की जगह पे ब्रैकेट कर दो राइट साइड में और आजू बाजू वाली वैल्यू रख दो, और ये काम वैसे आप 11 में कर ही चुके हो तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यानी दूसरी इमेज जो मिली, दूसरी वैल्यू मिली 7, यानी हम कर क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो अब आखिरी वैल्यू बाकी है, तो पुट x इज इक्वल टू 3, सो 3 रखते हैं इन एफ ऑफ एक्स, तो तीसरी वैल्यू रखने के बाद एफ ऑफ 3 मिलेगा 2, अगेन मैंने जैसे कहा x की जगह पे ब्रैकेट करना है, अगर वैल्यू समझ में ना आए तो फिर बाद में रखो, समझ में आता है तो वेल एंड गुड। 6 + 3 यानी 9। हमारे पास सेट ए यानी डोमेन सेट में 3 वैल्यू थी 1 2 3, तीनों वैल्यू रख दी, 3 आउटपुट मिले हमें 5 7 एंड 9। तो ये जो बन गया हमारी आंखों के सामने उसे कहा जाता है रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी डेफिनेशन जो है अगर वो क्लियर पहले ना हुई हो, जो कि विदाउट एग्जांपल मुश्किल ही होता है ये डेफिनेशन क्लियर होना, कि हमने क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, यानी डोमेन सेट के जो भी एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू रखो फंक्शन के अंदर, जो इमेजेस मिलती है इमेजेस का बनाना है सेट। यानी डेफिनेशन में अगर समझे तो यहां से शुरू होती है, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, इमेजेस का सेट बनाओ जो रेडी हो उसे कहा जाता है रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी रेंज ऑफ द फंक्शन वाली, और ये एग्जांपल भी आपको लिख लेना पड़ेगा। जितना भी काम यहाँ पे हमारा हो रहा है अभी बोर्ड पे ऑनलाइन में, वो पूरे का पूरा वर्क आप अपनी नोटबुक के अंदर डे बाय डे जितना भी टाइम मिलता है, जैसे वक्त मिले आपको, इजीली आपके पास फ्रीडम है, पूरे वक्त में से कोई भी वक्त ले लो, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 1 घंटे का काम होगा, एक आध छोटा सा एग्जाम्पल, एक आध 2 छोटे एग्जाम्पल हम होमवर्क में देते हैं, तो रेडी करते रहोगे साथ साथ में। तो चैप्टर बहुत ही प्यारा सा है, मैथमेटिकल टच है, मगर इतना मुश्किल है नहीं। अब एक छोटी सी नोट देखनी है, अब तक तो पुराना 11th स्टैंडर्ड ही आपकी आंखों के सामने घूम रहा है, अगर आपको ये सभी चीजें आगे वाली याद हो तो। ये अच्छे विस्तार, रेंज ऑफ द फंक्शन, ये सभी इसके एग्जाम्पल पूछे भी जाते थे 11th स्टैंडर्ड के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसके लिए मैं एक चीज कंपेयर करवाना चाहूंगा। अब मैं यहाँ पे कहूंगा अगर कि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, यस, अगर क्लास में अगर हम पढ़ रहे होते रेगुलर में तो हम एक आध 2 स्टूडेंट को सीधा पूछ ही लेते कि बोलिए कोडोमेन क्या है, तो आप में से आंसर तुरंत ही आ जाता कि ये सर ये है वो है, फॉर एग्जाम्पल। कुछ लोगों को तो आंसर आता है फिर भी साइलेंट ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग आउटपुट दिखाते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर, या हमारी जो संडे वाली वीकली टेस्ट होती है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वाली, उसके अंदर कुछ लोग बोलते हैं सही आंसर गलत आंसर। तो अगर यहाँ पे अगर आप कोडोमेन के बारे में बात करो तो अभी बोला था कोई नोटेशन नहीं है, दूसरा जो सेट है बी उसे कहा जाता है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो 5 7 9 एंड 10 एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो आप आगे 11 में पढ़ चुके हो। रिलेशनशिप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द चैप्टर है, लिमिट ऑफ द यूनिट कह सकते हो यूनिवर्सिटी के लिए, कि गिव द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, रेंज एंड कोडोमेन, उनके बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, कैसे डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे लग रहा है कि रेंज जो है उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है वो यहाँ पे है, यस।
रेंज के जो भी आपको एलिमेंट्स मिलते हैं दे आर ऑलवेज कंटेन्ड इन द कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर हमेशा होंगे ही, यानी अगर शॉर्ट में कहे तो आप इसे नोट करके लिखना। खास ऑब्जेक्टिव नंबर 1 भी आप कह सकते हो इसे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी है ये, कि नोटेशन में अगर मैं कहूं शॉर्ट में आपको शायद याद आ जाए, तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन और कोडोमेन इटसेल्फ। नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है, दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन is a subset, you know सबसेट, सेट से जो छोटा हो उसे कहा जाता है सबसेट, बड़ा हो तो कहा जाता है सुपरसेट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया। सबसेट यानी उपगण कहेवाय, गण थी नानो जो है उपगण। ऑलवेज सबसेट या उपगण क्या हो, लेफ्ट साइड पे होता है, वो बड़ा सेट हमेशा राइट साइड पे होता है, वो पता ही हमें। सो इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन और कोडोमेन इटसेल्फ। अब दूसरा हिस्सा जो है वो ज्यादातर डाउट होता है मैथमेटिकली, ये सबसेट का मीनिंग है। मैथमेटिक्स में कहा जाता है सबसेट लिखा हो उसका मीनिंग क्या, तो ये दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, ओके, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि रेंज ऑफ द फंक्शन के अंदर 5 है, 7 है, 9 है, 3 एलिमेंट्स है, जबकि कोडोमेन के अंदर 4 एलिमेंट है। यानी यहाँ पे रेंज एंड कोडोमेन क्या है, उसके अंदर हम एग्जैक्ट ये रिलेशनशिप देखेंगे कि रेंज का सेट छोटा है, कोडोमेन का सेट बड़ा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये एग्जांपल तो मैंने खुद फॉर्म किया है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे इसमें सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स रख सकता हूं। अगर मैं 3 एलिमेंट्स रखता हूं 5, 7 एंड 9, तो वो एग्जैक्टली रेंज एंड कोडोमेन क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन जो भी बनाने वाले हैं उनके ऊपर रहता है, या पेपर सेट करने वाले उनके ऊपर रहता है कि आपके रेंज और कोडोमेन के बीच में वो कैसा रिलेशनशिप रखते हैं। मगर इन शॉर्ट अगर हम कहें तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेंज ऑफ द फंक्शन एंड कोडोमेन। तो आप ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन लिखना चाहो तो आप नोट डाउन कर लेना कि अगर इसको पूछना है तो कैसे पूछेंगे, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन रेंज ऑफ द फंक्शन एंड कोडोमेन। तो आपको यही लिखना है। शॉर्ट में नोटेशन खाली लिखो ऐसा नहीं कहते, पूरा सेंटेंस भी लिखना जरूरी है ताकि आप पूरा एक्सप्लेन कर पाओ। मार्क्स आपको जो पूरा 1 मिलता है वो खाली इतना नोटेशन यानी ये बॉक्स का नहीं मिलेगा, पूरी प्रोसीजर अच्छे से करनी पड़ती है। तो ये अभी अगर हम कहें तो फंक्शन से रिलेटेड जो मेन पार्ट था उसमें 2 डेफिनेशन आई, फंक्शन का मीनिंग एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। आपको सभी ये तैयार करना है पूरा। अगर साथ में रीड कर लोगे, साथ में यानी लिख लो, पूरा नेक्स्ट डे है 1-2 बार परफेक्टली तैयार कर लो, तो फ्यूचर में आपको इसमें से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा जो था वो एकदम बेसिक था। अगर हम कहें तो इसे हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स है जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और जो आपको यूजफुल भी रहते हैं हर जगह पे, उन सेट्स के बारे में हम देखने वाले हैं। अगर आपको ये रेंज और कोडोमेन से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल्स ऑब्जर्व करने हैं तो हमारी जो बुक है, आपके पास बुक तो जरूर होगी, तो आपका आज का जो वर्क है उसके अंदर मैं होमवर्क के अंदर ज्यादा कुछ नहीं दे रहा, आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व यानी गिनोगे तो अच्छा है, बाकी ऑब्जर्व कर लोगे तो भी चलेगा। इलुस्ट्रेशन जो है वो पुराने जमाने से ही है। इलुस्ट्रेशन नंबर हमें दिए गए हैं बुक के अंदर, आप 4 इलुस्ट्रेशन दिए गए आपको, 4 इलुस्ट्रेशन, पहले 1 to 4, वो आपको खास कैलकुलेशन में देख लेने का। एक बार अंदर देख लोगे इसके जैसा ही काम है जो अभी हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और मोस्ट आईएमपी जो है वो इलुस्ट्रेशन नंबर 5। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 जो है उसके अंदर अलग अलग रिलेशनशिप से रिलेटेड उन्होंने डायग्राम्स दिए गए हैं, ठीक है। और वो डायग्राम्स ऐसा है तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आप इतना यहाँ तक का काम कर लो प्रॉपरली। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है और फिर इसमें कुछ डाउट है तो फिर आगे बढ़ने की भी जरूरत है नहीं, तो आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। या ब्रांच पे आके अगर किसी को इंडिविजुअल डाउट है तो हम मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। इलुस्ट्रेशन 1 to 4, इलुस्ट्रेशन 5 ट्राई करना है। अगर आप समझ पाओ तो ठीक है, अदरवाइज उसमें 1-2 पॉइंट्स है जो कि हम समझेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 लास्ट ईयर का जो पेपर था, वैसे टाइप्स खाली मेंशन करने थे, मगर लास्ट ईयर उन्होंने पूछ लिया था कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द फंक्शन।
जो कि थियरी में पूछा था 4 मार्क्स के अंदर। नहीं पूछना चाहिए क्योंकि अंदर जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर इंक्लूड नहीं था, खाली मेंशन करने का है, मगर फिर भी थियरी में एक्सप्लेन में पूछ लिया था, तो इसलिए उस वजह से हम नेक्स्ट में जो है टाइप्स देखने वाले हैं। और इलस्ट्रेशन 5 में वो टाइप्स का भी थोड़ा सा हिस्सा भी आता है, तो साथ साथ में हम वो दोनों पार्ट भी कवर कर लेंगे। खास ध्यान रखिएगा, फंक्शन के कैलकुलेशन वाले कोई भी सम हमारे सिलेबस के हिसाब से एग्जाम में पूछे जाने चाहिए नहीं, मगर एज अ कॉन्सेप्ट है, कभी कभी कुछ प्रोफेसर जो पेपर सेट करते हैं वो एक आध मार्क के अंदर ऐसा छोटा सा पूछ ले कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन या फाइंड एफ ऑफ 2 फंक्शन दे के कोई भी टाइप के फंक्शन में, तो फिर वो बेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि चैप्टर का पूरा हिस्सा नहीं है, थोड़ा सा तो कनेक्टेड है और बुक के अंदर थोड़ा सा दिया भी गया है। ठीक है, तो यहां तक का काम आपको रेडी करना है। नेक्स्ट टाइप में हमें टाइप्स ऑफ द फंक्शन देखना है और इलस्ट्रेशन 5 से रिलेटेड जो कुछ 2-3 पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। ठीक है, बुक में पेज नंबर वैसे लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी अगर किसी को डाउट हो, क्योंकि पहला ही चैप्टर है, पेज नंबर लिखूं तो भी कैसे लिखूं, सेकंड थर्ड नंबर के पेज के ऊपर ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक का थियरी का पार्ट परफेक्टली रेडी करना है और जो इतनी टर्म्स हमने देखी विद इलस्ट्रेशन वो आपको ऑब्जर्व करना है। कैलकुलेशन का पार्ट आएगा, मगर वो लिमिट का टॉपिक जब शुरू होगा तब आपको एग्जाम्पल होमवर्क में भी मैं एक्सरसाइज में से दूंगा। ठीक है, Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.